हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया सब्जेक्ट लाइक डीबीएमएस। अब डीबीएमएस इससे पहले जो अभी हमारा करंट में चल रहा है सब्जेक्ट वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ में हमने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है डीबीएमएस। ऑफ कोर्स जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें उसका डेटाबेस भी मैनेज करना पड़ेगा कि हाउ डू दे हैंडल देयर डेटाबेस। तो डेटाबेस स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूस मैनर में पढ़ेंगे। लाइक जब हमने डीबीएमएस स्टार्ट किया ना तो मैं आपको पूरा डीबीएमएस पढ़ाऊंगी बेसिक से, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन से डीबीएमएस होगा। जब डीबीएमएस के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आरडीबीएमएस, इसी के कॉन्टिन्यूस मैनर में उसके भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको। इसके बाद फिर जो भी हम यूज करते हैं, जैसे कि हम एसक्यूएल सर्वर करेंगे, सारी क्वेरीज और डेटाबेस को कैसे हैंडल करते हैं, कि डेटाबेस हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं, उसके बाद कैसे उसमें क्वेरीज लिखेंगे, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होंगी, वो सारा कंटिन्यूटी में हम करेंगे। तो ये सारी हमारी सीरीज रहेगी डीबीएमएस, उसके बाद आरडीबीएमएस और रिलेशनल अलजेब्रा भी करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से, तो हम रिलेशनल अलजेब्रा भी करेंगे जिसमें हम करेंगे टपल्स, कैलकुलस, जो भी है कैलकुलस वाला पार्ट भी हम इसमें करेंगे। वो उसका रीजन यही है कि करने का, क्योंकि जब हम ये रिलेशनल अलजेब्रा करेंगे ना तो उसके अंदर सारे हमारे जो भी है मैथमेटिकल वाला पार्ट पूरा रहेगा, तो वो भी उसके साथ में करेंगे। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे हमारे बीटेक हो गया, एमसीए हो गया, तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो उसमें पूरा आपको एक्सप्लेन करके ना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आज मैं आपको कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करने वाली, आज मैं आपको दे रही हूँ ओवरव्यू। फर्स्ट लेक्चर में दे रहे हैं ओवरव्यू कि हम इसको कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे डीबीएमएस को। ठीक है, डीबीएमएस कैसे कवर होगा, तो सबसे पहले मैं डीबीएमएस से पहले आपको बता रही हूँ डेटाबेस। ठीक है, अब जैसे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने की बात कर रहे थे। जब सॉफ्टवेयर बनेगा तो ऑफकोर्स उसका डेटाबेस भी हैंडल करना पड़ेगा। अब डेटाबेस जो है वो हैंडल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका नाम आपको पता ही है। जैसे कि मैंने बताया कि एसक्यूएल सर्वर यूज करते हैं, माई एसक्यूएल यूज करते हैं, ओरेकल यूज करते हैं। ये अलग अलग डेटाबेस के नेम है ना, ये क्या है, नेम ऑफ द डेटाबेस, ये है डेटाबेस के नेम। तो ये इंडिविजुअली हम सारे डेटाबेस तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक जनरल डेटाबेस के बारे में बात करते हैं कि डेटाबेस होता क्या है, उसको बनाने के पीछे नीड क्या है, क्या पर्पस है। तो डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा और रिकॉर्ड बोल सकते हैं, यानी कि ये क्या मेंटेन करता है, ये अपने आप में एक फाइल स्ट्रक्चर मेंटेन करता है ना, फाइल फॉर्मेट में होता है। ये जो डेटाबेस होता है ना, ये फाइल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अभी मैं डीबीएमएस की बात नहीं कर रही, डीबीएमएस अलग है, अभी बात कर रही हूँ मैं डेटाबेस की। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या होता है, एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। कैसा होता है, सिमिलर ग्रुप का, सिमिलर टाइप का। ठीक है, इसमें जो डेटा होना चाहिए ना वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। सिमिलर टाइप से मतलब, अब आप बोलोगे कलेक्शन ऑफ डेटा, तो हो सकता है सिमिलर टाइप का मतलब क्या होता है। सिमिलर का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सपोज दैट किसी यूनिवर्सिटी का डेटा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना सेपरेट डेटा होगा। हम दो यूनिवर्सिटी का डेटा मर्ज नहीं कर सकते, देखा जाए तो वो कलेक्शन ऑफ डेटा ही है, उनका अपना है, उनका अपना है, यानी कि स्पेसिफिक एक टाइप का डेटा के लिए हम एक डेटाबेस मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, मान लो आरजीपीवी की बात कर रहे हैं, ये एक यूनिवर्सिटी है तो उनका अपना डेटाबेस होगा। ठीक है, आईआरसीटीसी है, जैसे डेटा इसके अंदर भी होगा, डेटा अलग इसके अंदर भी होगा, लेकिन दोनों का डेटा डिफरेंट होगा, उनको हम मर्ज नहीं कर सकते। सो दैट डेटाबेस, सब समझ आया हमें। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है, रॉ डेटा का, और वो उस डेटा हमारा सिमिलर टाइप का होना चाहिए। ये तो हो गया टर्म डेटाबेस। अब हम आते हैं डीबीएमएस पे। डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया ना, फाइल फॉर्मेट में जो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया, अब उसको हम मैनेज कैसे करेंगे, हाउ टू बी मैनेज, है ना, मैनेज करने के लिए कैसे करेंगे हम इसको। तो मैनेज करने के लिए ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर की नीड होगी, किसी भी डेटा को मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की नीड होगी। तो बेसिकली डीबीएमएस की डेफिनेशन में हम क्या लिखते हैं, डीबीएमएस क्या होता है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है।
जिसका काम होता है डेटाबेस को मैनेज करना। ठीक है, मैनेज करने से मतलब क्या होता है, मैनेज करना क्या होगा, जैसे कि कोई भी डेटाबेस मैंने बनाया, ठीक है, उसमें क्या क्या डेटा है, टर्म सुना होगा ना, फील्ड, रिकॉर्ड्स। अब सपोज दैट एक डेटाबेस है, मान लो मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस है, उसमें क्या होगा, उसमें स्टूडेंट का अपना डेटा होगा, है ना, उसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स का डेटा होगा, फैकल्टीज का डेटा होगा, है ना, जो भी हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है उनका डेटा होगा, और भी बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, आप मैनेज द डेटा से क्या मतलब होगा कि डेटा को कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई नया डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट है उसको कैसे हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीजें जो होती है ना, उनको बोलते हैं मैनेज करना। यानी कि डेटाबेस में जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। ठीक है, जिस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब उस सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है कि कौन सा यूजर किस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहता है। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये क्या है, हमारे सारे डेटाबेस के सॉफ्टवेयर्स हैं। अब जैसे मैं एसक्यूएल सर्वर में कंफर्टेबल हूँ तो मैं डेटाबेस हैंडल करूंगी एसक्यूएल सर्वर में, जो ओरेकल में करना चाहता है वो ओरेकल में करेगा। काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, पर हैंडल क्या होगा अल्टीमेटली उससे, डेटाबेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना बैक एंड ऑपरेशंस, वो सारी चीजें। तो अब ये दोनों चीजों को हमें मर्ज नहीं करना है, डेटाबेस अलग टर्म है और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ तक एक बार या समझ लो कि मैंने क्या समझाया आपको कि हम किस किस तरीके से करेंगे। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज, और डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो मैनेज द डेटा। ये दो टर्म क्लियर हो गए। अब आज मैं आपको बता दी थी, मैंने बोला था ना आज हम लोग ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि हम इस वाले कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं, वो आप लोग नोट डाउन कर लो चाहे तो, उसके हिसाब से हम अपने लेक्चर्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर प्रिपेयर होंगे। जब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन डिटेल में, होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको ब्रीफ दिया ना, इसी को डिटेल में कि कैसा होगा। इसके बाद इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर में आप पढ़ेंगे, इसमें होते हैं दो टाइप के, एक होता है 2 टियर आर्किटेक्चर और एक होता है 3 टियर आर्किटेक्चर। तो ये इसके आर्किटेक्चर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके स्कीमास, डेटाबेस के जो स्कीमास पढ़ेंगे हम वो सारे पढ़ेंगे, और एज वेल एज इसका हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डेटा मॉडल हम यूज करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी इतना तो हम सारा पढ़ेंगे, तो इसको देख लो, इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। आर्किटेक्चर क्या होता है, ये आर्किटेक्चर का मैं अलग से सेपरेट आपको लेक्चर कराऊंगी क्योंकि ये 2 और 3 दोनों एक साथ करेंगे हम। उसके बाद स्कीमा से, ठीक है, और डेटा मॉडल्स, और बाकी मैं एक बार सिलेबस में आपको बता देती हूँ कि किस टाइप में हम फॉर्मेट में करेंगे इसको। सबसे इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर में हम करेंगे एक इसमें हम वो भी करेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर क्यों करेंगे, क्योंकि डीबीएमएस जब बाइंड अप होगा ना, डीबीएमएस के बाद मैं आपको ना डीबीएमएस भी करवाऊंगी, जो कि एमटेक में है 3rd सेमेस्टर में। डिस्ट्रीब्यूटेड ये इसलिए कराऊंगी क्योंकि वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करता है। उस सब्जेक्ट का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जब हमारा ये सिंपल डीबीएमएस कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी डीडीबीएमएस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में डेटाबेस कैसे हैंडल होता है उस पे हम काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड में, इसलिए। और डेटा मॉडल्स करेंगे, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको कराया था रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक टर्म आपने देखा था ER मॉडल, और मैंने मेंशन किया था कि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो वो ER मॉडल डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ER मॉडल बिल्कुल स्टार्टिंग से, क्योंकि ER मॉडल से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव या आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, ER मॉडल से 100% क्वेश्चन बनता है। आर्किटेक्चर से भी क्वेश्चन बनता है, और डेटा मॉडल, मतलब इनमें से काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं।
तो ये हम एक एक लेक्चर में कवर करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट हम करेंगे आर्किटेक्चर, डेटा मॉडल, ईआर डायग्राम। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डीबीएमएस का, जिसमें से क्वेश्चंस पुट होते ही होते हैं। इवन इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर डेटाबेस में से पूछे जाते हैं तो वो आपका टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताऊंगी नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। इसको तो बिल्कुल स्टार मार्क कर लो, इसको तो सबसे अच्छे से समझना है। और इसके साथ साथ इसके पैरेलली टॉपिक चलेगा कीज का, है ना, प्राइमरी की एंड ऑल, क्योंकि जब हम डेटाबेस बनाएंगे तो ऑफ कोर्स कीज का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा कि कीज कैसे वर्क करती हैं डेटाबेस में, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सपोज दैट हमने डेटाबेस बनाया, ठीक है, तो जो मैंने बताया आरडीबीएमएस, इसमें क्या होता है, डेटाबेस जो होता है ना वो टेबुलर फॉर्म में बनता है, यानी कि टेबल्स बनती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस। तो इसमें क्या होता है, टेबल्स बनती हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे जो रो, एक मिनट में आपको ना ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आप कनेक्ट कर पाओगे, स्कीमा वगैरह ना, बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर मैं डिटेल में एक एक चीज, एक एक टॉपिक का एक एक लेक्चर हम क्रिएट करेंगे सो दैट आराम से समझो आप, क्योंकि कीज और नॉर्मलाइजेशन में काफी कंफ्यूजिंग टाइप की वर्ड्स हैं। सपोज दैट ये मेरा एक डेटाबेस में बना रही हूँ, ये है रिलेशनल डेटाबेस। तो जहां बात रिलेशनल डेटाबेस की आएगी ना, रिलेशनल डेटाबेस की जब भी हम बात करेंगे, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टेबल्स। तो इसमें जो भी डेटाबेस बनेगा ना वो टेबल के फॉर्म में क्रिएट होगा। सपोज है, अब मैं बना रही हूँ स्टूडेंट का डेटाबेस, सपोज है ना, तो जब मैंने बोला कि ये स्टूडेंट का डेटाबेस है, इसका मतलब इस जो टेबल है ना, इसका नाम क्या हुआ, स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम की टेबल बनेगी है, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एक डेटाबेस बना रहे हैं स्टूडेंट का, तो टेबल का नाम मैंने रखा सपोज स्टूडेंट। अब ये क्या होते हैं हमारे, इनको बोलते हैं रिकॉर्ड्स। और ये क्या होते हैं हमारे, ये कॉलम्स को क्या बोलते हैं, ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये किसको बोलते हैं, रो। जितने भी नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे। मान लो इसमें 100, मान लो मेरे यूनिवर्सिटी में बीटेक में फर्स्ट सेमेस्टर में 100 स्टूडेंट हैं, तो 100 रोज चाहिए हमें 100 स्टूडेंट के डिटेल फिल करने के लिए, यानी कि जिसकी जो रोज है वो रिप्रेजेंट करती है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन पर्टिकुलर डेटाबेस। अब कॉलम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है हमारे कॉलम्स है ऑफ कोर्स। तो कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं टपल्स को, मतलब ये कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को। अब आप पूछोगे एट्रीब्यूट क्या होता है, सपोज दैट मैं स्टूडेंट का अगर मेंटेन कर रही हूँ ना, तो जैसे मैंने लिया स्टूडेंट का नंबर यानी कि रोल नंबर, ये एक एट्रीब्यूट हो गया उसका। फिर मैंने लिया मान लो एस नेम, ये सेकंड एट्रीब्यूट हो गया। फिर मैंने उसका लिया डेट ऑफ बर्थ, ये उसका नेक्स्ट एट्रीब्यूट हो गया। फिर मान लो ये मैंने उसके कोर्स के बारे में फिल किया कि वो किस कोर्स का स्टूडेंट है, बीटेक कर रहा है, बीसीए कर रहा है, एमसीए कर रहा है, कोर्स हो गया। उसके फादर का नेम हो गया, ये उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, और जो भी हम स्टैंडर्ड जो भी है उसको हम फॉलो करेंगे। यानी कि इसका समझो जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट कि उस डेटाबेस में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने एट्रीब्यूट्स रखना चाहते हैं। और रोज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कि कितने रिकॉर्ड्स हैं उस डेटाबेस के अंदर। अब जब आप रैंडम, सपोज दैट मैंने लिखा 101 102, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसका नेम कुछ भी हो सकता है। सपोज दैट ये राज हो गया, ये हो गया रवि, कुछ भी नेम ले सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे उनकी डेटाबेस आ गया, कोर्स आ गया, ये बीसीए में है, ये एमसीए में है, ठीक है। बेसिकली तो हम सेम टाइप का डेटाबेस बना रहे हैं, तो हमारे जब हम बनाएंगे ना तो सेम ही कोर्स के हिसाब से ही बनाएंगे, सो दैट क्या हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो इस तरीके से जब डेटाबेस बन गया, अब ये डेटाबेस बन तो गया, अब इसको मैनेज भी तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हर सेमेस्टर में हर बार स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होगा वो अपडेट होगा, यानी कि कुछ स्टूडेंट पास आउट होंगे, कुछ न्यू एडमिशंस होंगे, है ना, कुछ यानी कि कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। किसी का फोन नंबर चेंज हो गया, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, तो वो क्या करेगा, आके इन्फॉर्म करेगा स्टूडेंट के मेरा फोन नंबर अपडेट हो गया है। तो यानी कि इसके साथ क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, इंसर्ट हो सकता है, यानी कि कोई भी न्यू स्टूडेंट आ रहा है तो वी इंसर्ट द इंफॉर्मेशन।
फॉर पर्टिकुलर स्टूडेंट। इंसर्ट के बाद क्या करेंगे हम, अपडेट भी हो सकता है। सपोज दैट किसी का एड्रेस चेंज हो गया, उसका फोन नंबर चेंज हो गया, तो वो अपडेट करेंगे आप। उसके बाद अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ के चला गया कोर्स को, कहीं उसका प्लेसमेंट हो गया और उसने ड्रॉप कर दिया कोर्स को, तो यानी रिकॉर्ड डिलीट भी होगा, है ना। तो इस टाइप की जो ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर की नीड होती है। ये ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा, ये ऑफ कोर्स कोई ना कोई सॉफ्टवेयर परफॉर्म करेगा। तब फिर जब हम बोलते हैं ना एसक्यूएल की क्वेरीज लगाते हैं हम लोग, इंसर्ट इनटू, टेबल नेम, तो वो इस पर्पज के लिए होती है कि जो ऑपरेशंस होते हैं वो डेटाबेस पे परफॉर्म कैसे कराने हैं। तो वो परफॉर्म करने के लिए जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसकी क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं। तभी एसक्यूएल का फुल फॉर्म लिखते हैं ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें जो क्वेरी लिखने का फॉर्मेट है ना वो स्ट्रक्चर्ड फिक्स्ड है। कि जैसे मान लो मैं कोई टेबल क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो उसका फिक्स स्ट्रक्चर है कि मुझे उस सिंटेक्स को ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकती, मुझे टेबल क्रिएट करना है, मैंने कुछ भी लिखा नहीं। अगर मुझे टेबल क्रिएट करना है ना, तो अगर मैं एसक्यूएल यूज कर रही हूँ सपोज दैट, तो एसक्यूएल का एक अपना स्ट्रक्चर है, तभी उसका नाम है स्ट्रक्चर। जैसे मुझे टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए ये मैं आगे एसक्यूएल में पढ़ाऊंगी, लेकिन स्ट्रक्चर का वे मतलब समझा रही हूँ मैं। जैसे क्रिएट करना है तो आप क्या लिखोगे, क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम एंड लास्ट में सेमीकोलन। अब क्रिएट क्या है, कीवर्ड है। अब आपको पता है कीवर्ड का मतलब, कीवर्ड को हम चेंज नहीं कर सकते। क्रिएट कीवर्ड आपको लिखना ही लिखना है। टेबल ये भी एक कीवर्ड है, टेबल वर्ड आप लिखोगे, क्रिएट टेबल, ये सभी क्वेरीज में सेम रहेगा, चाहे जो भी आप टेबल बना रहे हो। टेबल नेम ये वेरी करेगा। स्टूडेंट की टेबल बना रहे हो तो आप लिखोगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लिख दिया मैंने, मान लो स्टूडेंट। अब जैसे ही आप ये लाइन एसक्यूएल एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एसक्यूएल जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा उसके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मुझे स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। वो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे, और उसका नाम ऑटोमेटिकली वो सेट कर देगा स्टूडेंट, क्योंकि हमने उसको बताया है कि एक टेबल क्रिएट करना है भाई, उसका नाम स्टूडेंट है। अगर मान लो मैं किसी भी कंपनी का या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कर रही हूँ और मुझे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंटेक्स सेम रहेगा, क्रिएट टेबल ईएमपी एम्प्लॉय। यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि एक स्ट्रक्चर फिक्स है और वी फॉलो दो स्ट्रक्चर। जैसे भी आपको क्रिएट करना, वैसे ही इंसर्ट का अपना है, अपडेट का अपना, वो जब हम एसक्यूएल पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी मैं आपको टर्म्स का मतलब समझा रही हूँ कि क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जो हम पूरा सेपरेट लेक्चर होगा नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि टाइप्स भी होती है, हमें सारी टाइप पढ़नी है ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म, ये सारे करने हैं हमें, ठीक है। तो सारे करने के लिए एटलीस्ट 2 लेक्चर लगेंगे, अच्छे से समझ के करना है। अब नॉर्मलाइजेशन का यूज क्यों होता है, डेटाबेस बन गया, डेटाबेस मैनेज भी हो गया, तो नॉर्मलाइजेशन की नीड क्यों होगी। नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली इसलिए यूज हुई क्योंकि हमें यहाँ से डेटाबेस में से रिमूव करना होता है रिडंडेंसी को। रिडंडेंसी पता है क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि कुछ रिकॉर्ड्स, क्योंकि अगर हम रॉ डेटा डाल रहे हैं तो कुछ रिकॉर्ड की क्या होता है, मल्टीपल टाइम अवेलेबिलिटी होती है, एक से ज्यादा बार वो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक रिकॉर्ड एक ही बार रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हमारा काम होता है टाइम टू टाइम डेटाबेस को ये चेक करना कि डेटाबेस रिडंडेंसी तो नहीं है, अगर है तो हमें उसे रिमूव करना है, ठीक है। इसीलिए इतनी सारी फॉर्म्स बनाई गई है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर हमारा डेटाबेस है तो ये ऐसा होना चाहिए, जब वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में गया तो ऐसे होना चाहिए, ये चीजें हटानी है। यानी कि जब हमें रिडंडेंसी को रिमूव करना है, हमें नॉर्मल फॉर्म्स अप्लाई करके देखनी होती, टाइम टू टाइम वी चेक कि कहीं डेटाबेस में रिडंडेंसी तो नहीं आ गई, यानी कि अननेसेसरी जो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड है उनको क्या करना है, उनको रिमूव कर देना है हमें, क्योंकि हमें डेटाबेस में रिडंडेंसी नहीं चाहिए, डेटाबेस में कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब अगर रिडंडेंसी होगी, सपोज है
एक जगह चेंज हो गया, दो टेबल हैं और उसमें एक जगह चेंज हो गया और दूसरी टेबल में वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अब वो रिकॉर्ड मिसमैच होंगे ना, है ना। तो जो रिकॉर्ड मिसमैच नहीं होना चाहिए, यानी कि जब वो मिसमैच होता है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कि इनकंसिस्टेंसी मोड में चला गया डेटाबेस। अब जैसे मैं बेसिक एग्जांपल बता रही हूँ, जो हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन में, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पढ़ना है हमें ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, जब आप डीबीएमएस पढ़ोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारी नई नई चीजें हैं जो कि मतलब जब हम पढ़ते हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है या सॉफ्टवेयर वो नहीं करना चाहता है ना, तो डीबीए की ना सैलरी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत हाई पैकेजेस पे होते हैं। तो जब भी इस टाइप के इंटरव्यूज होते हैं ना बड़ी बड़ी एमएनसीज में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट नॉर्मलाइजेशन, कीज, डेटा रिडंडेंसी कैसे मैनेज होगी, ट्रांजैक्शंस को कैसे मैनेज करेंगे, ये मैं पढ़ाऊंगी आपको। ये अपने आप एक यूनिट है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट है ना, जिसमें सबसे कॉमन टर्म आपने सुना होगा एसेट प्रॉपर्टी पढ़नी है मैथ्स, ठीक है। एसेट प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ट्रांजैक्शन को मैनेज करते हैं, ठीक है, पता है ना। ए फॉर एटॉमिसिटी, ठीक है, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर इंटीग्रिटी एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। सारे हमें एक एक लेक्चर के टॉपिक बता रही हूँ, इसलिए आज का लेक्चर में आप ये मत सोचना कि मैंने पढ़ाया क्या है। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमें ये कवर करना है, और जो मैंने करा दिया उसको डिटेल में हम लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड करूंगी, तो आप देखते रहना। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का एग्जाम बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आप ना इंटीग्रिटी और कंसिस्टेंसी समझ आएगी। सपोज है आपका एक बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आपने अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन किया, सपोज दैट आपने अपने किसी फ्रेंड को कुछ अमाउंट ट्रांसफर की, आपके कई बार होता है ना, मोस्टली होता है, तो आपके अकाउंट से डेबिट हो गया अमाउंट और आपके फ्रेंड के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, यानी कि क्या हुआ, अगर मान लो डेटाबेस प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा है, यानी कि सपोज ट्रांजेक्शन T1 फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और ट्रांजेक्शन 2 एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, यानी कि डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी कैसे आएगी कि वो जो अमाउंट है वो यहाँ से क्रेडिट हो चुका है, वहां पे यहाँ से डेबिट हो चुका है, वहां क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो अमाउंट वो कहाँ जाएगा। तो इस टाइप के लिए हमें ये सारी प्रॉपर्टी देखनी, डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो डेटाबेस को हमें कोशिश करना है मैनेज करना है, कंसिस्टेंट रहे, इंटीग्रिटी रहे। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो दोनों ट्रांजेक्शन है वो इंटीग्रेट करें एक दूसरे से, यहाँ से जो गया वो यहाँ पे आना चाहिए, रिफ्लेक्ट, मतलब दोनों ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन फुली रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरे में वो चीज दिख नहीं रही है, तो वहां पे डेटाबेस जो होता है हमारा वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में जाता है, जो कि हमें अवॉइड करना है, जिसमें नहीं आना है। एटॉमिसिटी का मतलब तो पता ही है, सिंगल वन ट्रांजेक्शन, तो ये जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अब मेजर टॉपिक अगर फिंगर टिप पे देखना हो तो वी आर स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे सारे डेटा मॉडल्स, उसके बाद हम डीबीएमएस का आर्किटेक्चर और उसका स्कीमा इन डिटेल, फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, तीनों के तीनों स्कीमास पढ़ने हैं हमें। उसके बाद हमें पढ़ना है नॉर्मलाइजेशन, स्टार्ट करूंगी मैं। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वी स्टार्ट द कीज कॉन्सेप्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की एंड जितनी भी कीज है हमारी सारी कीज स्टार्ट करेंगे। आफ्टर कीज वी स्टार्ट फॉर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, और इस टाइप और भी आगे टॉपिक्स हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी। उसके बाद हमारा एसक्यूएल स्टार्ट होगा, तो ये सारे एक के बाद एक स्टार्ट होंगे। तो ये आज के लिए आपका ओवरव्यू है, आप चाहो तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो कि हम किस तरीके से करेंगे। लेकिन ये सारे ही सब्जेक्ट मतलब टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप इंटरव्यू सेक्शन की बात करें, चाहे आप रिटन की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, डेटाबेस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगी। इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट में असाइन होंगे, इसके सब टॉपिक्स तो हैं, वो मैंने हाईलाइट नहीं किए क्योंकि वो तो जब मैं वो पढ़ाऊंगी तो अपने आप कवर होंगे। दीज आर द मेजर टॉपिक जिनके ऊपर हम बात करेंगे। ईआर मॉडल, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट भाई, ईआर मॉडल को भी आराम से एक लेक्चर लगेगा कंप्लीट होने में। ये क्यों डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं, और एक एक सिंबल का मीनिंग क्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी जब हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो सीधा हम कोडिंग पे नहीं जाते,
तो ER मॉडल को हम बेसिकली क्या होता है ना, ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होता है। जो भी आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो ना, उसका ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, तो वो होता है। तो डायरेक्ट कोडिंग पे जाने से पहले मैंने बोला था ना, ER मॉडल कहाँ पढ़ते हैं? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। इसीलिए मैंने ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ DBMS स्टार्ट किया। सो वी आर मेंटेन क्या बोलते हैं कंसिस्टेंसी की। सॉफ्टवेयर बन तो रहा है, साथ साथ सॉफ्टवेयर के फेजेस तो हम पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ डेटाबेस को कैसे हैंडल करना है। और ये सीरीज लंबा चलेगी। इसमें DBMS, RDBMS, डिस्ट्रीब्यूटेड, SQL, Oracle, ये कॉन्टिन्यूस मैनर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज आप ये सारी चीजें ओवरव्यू में देख लीजिएगा। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ DBMS एंड डेटा मॉडल, जो भी उसके साथ में करेंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, कि कैसे DBMS को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट लेटेस्ट लेक्चर्स आपको डेली रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।